गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का हमारा लेक्चर है डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि हिस्ट्री क्या है डीएनए का, कैसे डीएनए डिस्कवर्ड हुआ या किसने डिस्कवर किया, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। साथ साथ में हमने मिसेस अनस्टॉल एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस मीन्स कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, खुद को रेप्लिकेट करके वो अपना एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है, और एग्जैक्ट कॉपी में से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन रहा है, एक स्टैंड जो है पूरा न्यू बन रहा है और दूसरा जो स्टैंड है वो पुराना ही ओल्ड वाला ही रह जा रहा है। ठीक है। सो हमने एक्सपेरिमेंट में ये चीजें पढ़ लिया था कि कैसा प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। आज हम देखने वाले हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है। ठीक है। सो डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, जिसमें डीएनए क्या करता है, अपना एग्जैक्ट कॉपी या फिर अपना डुप्लीकेट बनाता है डीएनए का। सो दैट किस लिए बना रहा है, क्यों रेप्लिकेशन करना जरूरी है कि जब सेल डिवीजन होए तो जो डॉटर सेल्स फॉर्म हो रही हैं उनमें आइडेंटिकल कैरेक्टर्स हो, पेरेंट जैसा ही कैरेक्टर उनके में हो, मींस पेरेंट का ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके अंदर हो। ठीक है। इस वजह से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है। अभी हम इंपॉर्टेंस में पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंट क्यों जरूरी है डीएनए रेप्लिकेशन का। सो डेफिनेशन वाइज अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि डीएनए अपना खुद का ही एक एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, और वो कॉपी में से जो दो स्टैंड बन रही हैं वो एक नया स्टैंड बन रहा है, दूसरा वही पुराना वाला है। ठीक है। लाइक यहाँ मैंने फिगर में भी दिखाया है कि डीएनए जो पुराना डीएनए है वो रेप्लिकेट जब होता है तो एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनाता है, और दूसरा पुराना ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड रहता है। ठीक है। ये था डीएनए रेप्लिकेशन का एक जस्ट फिगर। अब डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन सी एंजाइम्स हैं जो हेल्प करती हैं, डीएनए रेप्लिकेशन को बूस्टअप करती हैं, उसमें करने में मदद करती हैं। तो यहाँ चार एंजाइम हैं। कौन कौन? डीएनए हेलिकेज एंजाइम। डीएनए हेलिकेज एंजाइम को हम कटर एंजाइम भी बोलते हैं, जो क्या करता है, वही डीएनए को कट करता है, दो सेपरेट स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। दूसरा एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है? ये बोल्टर एंजाइम है। बोल्टर एंजाइम में कि ये क्या करता है कि डीएनए स्ट्रैंड को बनाता है। यस। ये क्या करता है? बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है। तीसरा हमारा एंजाइम है प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है? आरएनए प्राइमर बनाने का काम करता है। अब आरएनए प्राइमर क्या है, आरएनए प्राइमर क्यों बनता है, क्यों चाहिए, जरूरी है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, तो ये भी चीजें हम अंदर पढ़ेंगे क्यों जरूरी है। पर और भी यदि देखना है तो आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमर क्या होता है कि आरएनए पॉलीमर डीएनए पॉलीमरेज के साथ मिलके ये क्या करता है कि वो जो नया बन रहा है, रेप्लिकेट जो हो रहा है, वही डीएनए बनाने में, बोल्ट करने में, बनाने में मदद करता है आरएनए प्राइमर। ठीक है। अब चौथा जो एंजाइम है उसका नाम है डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम अब क्या करता है? ये ग्लू की तरह एक करता है। ग्लू में कि ये किसी भी टूटे हुए चीज को जोड़ने का काम करता है। तो अब डीएनए लाइगेज है, मीन्स डीएनए को जोड़ने का काम करता है, जो डीएनए टूटा हुआ है उसको जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है। सो ये चार एंजाइम है जिसके बारे में हम फर्दर इसके अंदर पढ़ेंगे। ये है क्या? जो रेप्लिकेट होके जो रेप्लिकेट होके बन रहा है, मीन्स जब डीएनए रेप्लिकेट होता है वो प्रोसेस के दौरान कैसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, वो है ओवरव्यू। यस। जिसमें ये क्या है, ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क प्रोग्रेशन। मीन्स यहाँ अभी रेप्लिकेशन फॉर्क बनना कंटिन्यू है, बन रहा है।
यस, और ये जो पार्ट है ये वाई शेप का जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं हम रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क मीन्स जब डीएनए स्ट्रैंड टूटती है हेलिकेज एंजाइम की मदद से तो वो क्या होता है, वो वाई शेप का बना देता है। ये क्या बनाता है, वाई शेप को। अगर और ही प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझना है तो ये है जिप। ये क्या है, ये डीएनए की तरह एक्ट मीन्स डीएनए स्ट्रैंड एक आपस में सुपर कॉइल हो गई। अब अगर मैं ये जिप को खोलूं, ये जिप को अगर मैं खोलूं तो ये क्या बन रहा है, ये दो अलग स्ट्रैंड सेपरेट हो रही है। ये दो अलग स्ट्रैंड सेपरेट हो रही है, किस किस शेप में है, वाई शेप में। यस, ठीक है। सो अभी हम प्रोसेस में भी और पढ़ने वाले हैं। यहाँ अगर प्रोसेस वाइज हम देखें कि प्रोसेस क्या, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, तो पहला क्या होता है कि मैं हिस्ट्री ऑफ डीएनए में हमने क्या पढ़ा था कि हिस्ट्री ऑफ डीएनए में हमने नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के बारे में सुना था। नाइट्रोजन बेस होता है जिससे डीएनए बना होता है। अब दो टाइप की नाइट्रोजन बेस है, एक तो प्यूरिन है, दूसरा प्राइमिडीन है। प्यूरिन में कौन कौन आता है, प्यूरिन में आता है एडेनिन एंड ग्वानिन, प्राइमिडीन में आता है साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है। अब उसमें भी हमने ये चीजें पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं एक आपस में बॉन्ड करती हैं और बॉन्ड करके क्या बनाती हैं, एक कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस बनाती हैं। ठीक है। तो उसी टाइम पे हमने ये भी पढ़ा था कि जो एडेनिन है थाइमिन के साथ बॉन्ड कर रहा है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करके, दो। कितने, लाइक ए बॉन्ड कर रहा है थाइमिन के साथ, कितने बॉन्ड डेवलप करके, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, दो। और ग्वानिन की अगर बात करें, ग्वानिन 3 बॉन्ड डेवलप करता है साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो देखो कि जो अगर किसी के बीच में, किसी भी नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बीच में अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड पहले टूटेगा कि ट्रिपल बॉन्ड। ऑब्वियसली जो सेकेंड बॉन्ड, सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्ड है मीन्स डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें है वो जल्दी टूटेगा एज कंपेयर टू ट्रिपल। यस। सो जो यहाँ प्रोसेस में पहला जो हमारा पॉइंट है, रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी फाइंड आउट करने के लिए पहला क्या है, यही ओरी पॉइंट होता है। एडेनिन थाइमिन का जो बॉन्ड है यही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है मींस यहीं से रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू होता है। यस। सो पहले में क्या है, पहले पॉइंट में कि रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी पॉइंट को फाइंड आउट करना। और ओरी पॉइंट जब फाइंड आउट हो जाता है तो वहां पे ओ आर सी एक कॉम्प्लेक्स है जो वहीं पे जाके बाइंड अप होता है। ओ आर सी मीन ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, वहीं पे जाके बाइंड अप होता है और फिर क्या करता है कि हेलिकेज एंजाइम को बुलाता है। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, पहले ही हमने पढ़ा है, हेलिकेज एंजाइम में कटर की तरह काम करता है जो काटने का काम कर रहा है। मीन ये बॉन्ड जो एडेनिन और थाइमिन के बीच में है इसको तोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा इनिशिएशन ऑफ अनवाइंडिंग एंड अनजिपिंग द डीएनए स्ट्रैंड बाय हेलिकेज एंजाइम। तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो हेलिकेज एंजाइम है वो क्या कर रहा है, वो डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड कर रहा है मीन्स तोड़ रहा है। जो एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ के फिर डीएनए स्ट्रैंड को ऐसे वाई शेप में कन्वर्ट कर रहा है। अब वो हेलिकेज एंजाइम खाली तो काटने का काम कर रहा है, और भी एंजाइम है जो उसके मदद करती है। लाइक टोपोआइसोमरेज एंजाइम है, वो क्या काम करता है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम फर्स्ट एंड थर्ड क्या काम करता है कि जो सुपर कॉइलिंग है उनको फिर से सुपर कॉइल ना होने, मीन्स एक आपस में ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म ना फॉर्म हो, इस वजह से ये टोपोआइसोमरेज एक्ट साथ साथ में काम करता है हेलिकेज एंजाइम के। और भी एक एंजाइम है जो इसके साथ में काम करता है, एसएसबी प्रोटीन। यस, एंजाइम ना बोल के हम वो क्या है, प्रोटीन है। एसएसबी प्रोटीन मीन
सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन मीन्स सिंगल स्ट्रैंड पे जाके बाइंड करेगा, वो बाइंड करने के बाद वो फिर से दोनों स्ट्रैंड को एक आपस में जुड़ने नहीं देगा। ठीक है। सो अब क्या हुआ कि जब अनवाइंड हुआ तो क्या हुआ फॉर्म, एक वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। क्या हुआ, एक वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम रेप्लिकेशन फॉर्क। यस। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ वाई शेप स्ट्रक्चर व्हिच मींस रेप्लिकेशन फॉर्क। यस। तो रेप्लिकेशन अब हमारा यहाँ फॉर्म हो गया है। रेप्लिकेशन के बाद अब चौथे पॉइंट में क्या आएगा, जब रेप्लिकेशन हो जाता है तो प्राइमेज एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज करता है आरएनए प्राइमर। ठीक है। आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज होने के बाद वो क्या करती हैं कि डीएनए प्राइमेज थर्ड के साथ मिलके, डीएनए प्राइमेज एंजाइम थर्ड के साथ मिलके वो क्या करती हैं, बुल्डअप की काम करती हैं। अब जब यहाँ दो स्टैंड हो गया, दो स्टैंड यहाँ सेपरेट हो गया, तो अब क्या होगा कि यहाँ से नया स्टैंड जुड़ने का काम होगा। ठीक है। नया स्टैंड फॉर्म होने का काम होगा। ठीक है। सो आरएनए प्राइमर और डीएनए प्राइमेज के साथ मिलकर क्या बनाता है, एक 5 डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रैंड जनरेट करता है, फॉर्म करता है। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, जो कंटिन्यूअसली फॉर्म हो मींस कंटिन्यूअसली बनता रहता है, और वो कंटिन्यूअसली जो बनता रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है। अब वही जो आरएनए प्राइमर जो बना था प्राइमेज एंजाइम की मदद से, वही क्या करता है, आरएनए प्राइमर जो बना है डीएनए प्राइमेज थर्ड के साथ मिलके। अब तो हमने ये क्या पढ़ा था कि डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज का किस डायरेक्शन में फॉर्म होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है, मीन्स जस्ट उल्टा। यस। तो यहाँ पे जो स्टैंड फॉर्म होगी वो ऐसे फ्रेगमेंट्स में होगी, छोटे छोटे टुकड़े में वो स्टैंड बनता जाएगा। किसकी मदद से, आरएनए प्राइमेज की मदद से। ठीक है। तो हमने पांचवा पॉइंट भी अपना कवर कर लिया, लीडिंग स्टैंड फॉर्म हो गया। लीडिंग स्टैंड एक कंटिन्यूअस जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता रहता है। ठीक है। अब ये भी जब यहाँ पे बन जाता है तो ये भी ऐसे टूटते जाता है, यहाँ पे भी हेलिकेज एंजाइम काम करती रहती है, ये भी अनवाइंड होता रहता है। ठीक है। हमने छठा पॉइंट में क्या देखा कि प्राइमेज एंजाइम क्या कर रहा था कि आरएनए प्राइमर बना रहा था, जो आरएनए प्राइमर क्या कर रहा था, डीएनए प्राइमेज के साथ मिलके नया डीएनए फॉर्म करवा रहा है, नया स्ट्रैंड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है। यहाँ से हमारा छठा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। अब सातवें पॉइंट में क्या है कि डीएनए प्राइमेज फर्स्ट क्या करता है, यही लीडिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस जो बन रहा है, जो फ्रेगमेंट्स में स्टैंड बन रही हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है। जो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में बन रही है, किसके मदद से, आरएनए प्राइमर की मदद से। ठीक है। सातवें पॉइंट में क्या होता है कि जब यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड बन गई है तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, वही स्ट्रैंड पे जाके ऐसे बाइंड होता है, वहीं पे जाके क्या करता है, बाइंड होता है। लाइक हेयर बाइंड हुआ डीएनए प्राइमेज फर्स्ट, और यहाँ जो स्मॉल फ्रेगमेंट मीन्स ओका जाके फ्रेगमेंट्स है, वहां पे भी जाके बाइंड अप हुआ। कौन, डीएनए प्राइमेज फर्स्ट। अब जब ये बाइंड हुआ लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में, ठीक है, इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। जब वो दोनों स्ट्रैंड में बाइंड अप हुआ, बाइंड होके क्या कर रहा है, ये जो आरएनए प्राइमर जो इसमें लगी थी उसको रिमूव कर रहा है, इसको कंप्लीटली डीएनए स्ट्रैंड बना रहा है। ठीक है ना। क्या कर रहा है, डीएनए प्राइमेज फर्स्ट बाइंड हो रहा है लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड पे, बाइंड होके क्या कर रहा है, जो आरएनए प्राइमर्स है लगी है उसको रिमूव कर रहा है। क्या कर रहा है, रिमूव करके क्या बना रहा है, कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड बना रहा है। ठीक है। ठीक है ना।
8वें पॉइंट में क्या हो रहा है, अब कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड बन गया, कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड बन गया, बट ये तो कंटिन्यूअस मूव कर रही है तो इसमें दिक्कत नहीं है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म करेंगे, एक अलग स्ट्रैंड बना लेंगे, ठीक है ना। बट जो यहाँ है, जो फ्रेगमेंट्स में है, जो टूट टूट के बनी, इसको जोड़ना भी तो है। हमने चौथा इंजाइम क्या पढ़ा था, ग्लू इंजाइम। मीन्स ये क्या काम करेगा, ये जो छोटी छोटी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है ना, इनको एक आपस में जोड़ने का काम करेंगे, जोड़ने के बाद एक कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक है ना। डीएनए क्या होता है 8वें पॉइंट में, डीएनए लाइगेज इंजाइम क्या करता है, लेगेशन प्रोसेस चालू करता है। लेगेशन प्रोसेस मीन्स कि जो स्मॉल ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एक साथ हैं उसको एक एक ज्वाइन करने का काम कर रहा है। दो या दो तीन जितनी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रही हैं उसको जोड़ने का काम किसका है, डीएनए लाइगेज एंजाइम का। कौन सा प्रोसेस है, लेगेशन। कौन सा प्रोसेस है, लेगेशन प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी जुट गया, क्या हुआ, ये भी जुड़ा एक आपस में, जुड़ के एक कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड बना। एक कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड जब बन गया, ठीक, तो यही सेम ऐसे पूरा ऊपर होते हुए जाएगा, जब लास्ट ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, जब ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, ये यहाँ पे भी बना, यहाँ पे भी बन गया, ठीक, और यहाँ पे भी बना, ठीक है ना। अब ये दो अलग स्टैंड बन गई। अब दो ये जो अलग स्टैंड बनी है, यही दो जो अलग स्टैंड बनी है, अब यहाँ पे डिफरेंट जो क्या बोलते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स है, वो क्या करेंगे, फिर आके यहाँ पेयर्स करेंगे, फिर से क्या करेंगी, डेवलप करेंगी। लाइक एडिनिन किसके साथ बाइंड अप होएगा, थाइमिन के साथ, एंड ग्वानिन किसके साथ, साइटोसिन के साथ। ऐसे बाइंड अप करके फिर से रिक्वायर होके एक नया डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा, जिसमें एक पुराना स्ट्रैंड होगा जो यहाँ पे बना, सॉरी जो यहाँ है, और जो नया स्टैंड बन रहा था, ये नया स्टैंड बन जाएगा। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू स्टैंड एंड ओल्ड स्टैंड, ठीक है। लास्ट में क्या होएगा, जब कंप्लीट डीएनए स्टैंड बन जाएगा, रेप्लिकेशन हो प्रोसेस खत्म हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, प्रूफ रीडिंग होगा, कि मीन्स अब जो बना है वो एक्चुअल में वैसा ही बना है कि कुछ उसमें म्यूटेशंस आ गई हैं, कुछ उसमें खराबी आ गई है, या तो वहां पे क्या होगा, प्रूफ रीडिंग होगा और एक्यूरेसी चेक करेंगे। चेक करने के बाद अब डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है वहां पे, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन हो तो गया, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहला इंपॉर्टेंस है जेनेटिक कंटिन्यूटी के लिए। जेनेटिक कंटिन्यूटी मीन्स कि जब सेल डिवीजन करेगा, सेल डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद चलो डीएनए भी डिवाइड हो गया, ठीक है, बट अगर डीएनए रेप्लिकेशन ना हुआ, बिना रेप्लिकेशन के तो डीएनए डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर रेप्लिकेशन प्रोसेस में प्रोसेस ना हुआ हो तो क्या होगा, कि जो पेरेंट की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ऑफस्प्रिंग तक जाएगी ही नहीं, तो एक डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। मीन्स जो पेरेंट का कैरेक्टर्स है वो उसके बच्चों में नहीं है, मीन्स जो जनरेशन गैप है वो भी डेवलप होने लगेगा। तो इस वजह से डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी है जेनेटिक कंटिन्यूटी के लिए। दूसरा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने हिस्ट्री ऑफ डीएनए में भी पढ़ा था कि बिना डीएनए के, डीएनए जब है तो न्यूक्लियस फंक्शन कर रहा है सेल में, और न्यूक्लियस फंक्शन कर रहा है मीन्स जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो फंक्शन कर रही है। अगर वही चीज ना हो, डीएनए रेप्लिकेट ही ना हो, मीन्स दूसरे जो डॉटर सेल्स में डीएनए रेप्लिकेट होके जाए ही ना, तो उसका सेल ग्रोथ होगा नहीं, यस, और डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब रिपेयर में, उसमें भी हमने पढ़ा था, जीवन फेज में क्या पढ़ा था, कि रिपेयरमेंट होना है,
ग्रोथ करता है, रिपेयर करता है। अगर डीएनए रेप्लिकेशन ना हो तो रिपेयर और मेंटेनेंस दोनों नहीं होएगा। ठीक है। चौथा अगर बात करें हम रिप्रोडक्शन, चलो रिप्रोडक्शन हो गया। अगर रिप्रोडक्शन होने के बाद जो पेरेंट का कैरेक्टर है वो डॉटर सेल में शो ही ना हो, फिर वो भी तो कोई एक डिसकंटिन्यूटी होगा जनरेशन में। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए भी क्या चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन चाहिए। ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि जो किसी भी किस्म की जब प्रूफ रीडिंग होएगी तो किसी भी किस्म के डीएनए में कोई म्यूटेशन नहीं होगा। अगर म्यूटेशन नहीं होएगा तो वो जो नॉर्मल सेल है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट नहीं होगा। मीन्स हमारा जो बॉडी है या फिर डीएनए जो है वो डिजीज फ्री रहेगा। ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद वो भी क्या है कि डिजीज ना लगे, लाइक कैंसर जैसी बड़ी बीमारी ये शरीर में ना लगे, इस वजह से भी डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी है। ठीक है। सो आज का यही लेक्चर था। हमारा नेक्स्ट लेक्चर यस फेज में रहेगा, जो एक्चुअल हम डीएनए एप्लीकेशन इसी वजह से पहले ही कवर कर रहे हैं कि हमें यस फेज में डीएनए एप्लीकेशन उतना वास्ट ना जाना पड़े। जस्ट हम खाली पॉइंट बताएं, आप लोग समझ लो उसको। ठीक है ना। सो thank you for watching my video and please do like, subscribe and comment on my video। आप लोग हर एक चीज वो कर रहे हो, व्यूज भी आ रहा है, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब भी करते रहो ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और नई नई वीडियो और नए नए टॉपिक में हम नए वीडियो बनाते रहें। ठीक है। सो थैंक यू क्लास।